नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज के इस टॉपिक को सीखने में हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हमारे होंगे सीखने के, वो मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखने के लिए सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और फिर उन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है, उनका यूज किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसके बाद में जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी के सेंटेंसेस में क्या पहचान है। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है या नहीं है। और फिर अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इंग्लिश के सेंटेंसेस को पहचानना जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बिलोंग करते हैं। इसके बाद फिर हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। हिंदी के सेंटेंसेस को, वो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी के सेंटेंस हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, तो वो सारा प्रोसीजर हम सीखेंगे। और लास्ट में जो हम सीखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो पैराग्राफ्स होते हैं एग्जामिनेशन में, जो पैराग्राफ्स आते हैं जिनमें ब्लैंक दिया हुआ होता है और स्टूडेंट्स को उन ब्लैंक्स को फिल करना पड़ता है एक जो वर्ब दी हुई होती है ब्रैकेट में, उस वर्ब से। तो उस वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना होता है और जरूरत पड़े तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ती है। तो ये जो पैराग्राफ होता है, चाहे वो एकेडमिक जो एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दोनों ही तरह के एग्जाम्स में ये पैराग्राफ्स आते हैं और उन पैराग्राफ्स को कैसे फिल किया जाए वो भी आज हम इसमें सीखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप हमारा जो है वो है हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। वो हम जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इसके पहले हमने फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीख लिया है, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखा है, और फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में हमने विल और शैल का यूज सीखा है कि विल जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका किस तरह के सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है और शैल का कौन से सब्जेक्ट के साथ में होता है। बहुत अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेनेशन किया था हमारी पिछली क्लासेस में। आपने अगर वो क्लास अटेंड नहीं करी है, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज वो आप जरूर देखना, उसमें और ज्यादा आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहां पे मैं बता देता हूं कि विल हैव का जो यूज होता है वो सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है, और शैल हैव का यूज फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में होता है। अब यहां पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, डिस्कस हो चुका है हमारा पिछली क्लासेस में। वहां जाकर के उन वीडियोस को आप जरूर देखें। यहां फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आई और वी, यानी जो बोलने वाला होता है। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, वो अपने आप को आई बोलता है, और अगर उसके साथ एक से ज्यादा लोग हैं तो वो वी बोलता है। तो शैल का यूज, शैल हैव का यूज आई और वी के साथ होता है, जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है, आई और वी। इसी तरह से जो विल हैव का यूज होता है वो सेकंड पर्सन, यानी जो बोलने वाला होता है वो तो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला होता है वो, जैसे आप सुनने वाले हैं तो आप सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को यू बोलते हैं। जैसे मैं आपको आप बोलूंगा हिंदी में और इंग्लिश में बोलूंगा यू, तो यू जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का होता है, तो यू के साथ विल हैव का यूज होगा। इसी तरह से जो लोग यहां पे नहीं है और जिनकी बात हम यहां करें तो वो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, या किसी का नाम या दे, तो ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट है। इन सब के साथ भी विल हैव का यूज होगा, यानी सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट, सबके साथ विल हैव का होगा। शैल हैव का सिर्फ
आई और वी के साथ में होता है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब्स की बात है। अब हम आ जाते हैं पहचान हिंदी में। इट मींस जो हिंदी के जो हमारे सब सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या पहचान होती है कि हम ये जान जाएं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं, या फिर यूं कहिए कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी या उनके रूल रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे। तो जब हम देखिए, हमारा जो मेन मकसद है माय डियर फ्रेंड्स वो होता है कि इन टेंसेस को सीखना या इनके रूल रेगुलेशंस को सीखना, इसलिए कि हमारा जो मेन मकसद इंग्लिश बोलना आ जाए, करेक्ट इंग्लिश लिखना आ जाए, वो हमारा मकसद है। तो मेन जो मकसद है वो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा मेन मकसद क्या है, मेन मोटो, मेन मोटिव हमारा क्या है, मेन टारगेट हमारा क्या है। तो वो है हमारा इंग्लिश बोलना सीखना और करेक्ट इंग्लिश लिखना सीखना, करेक्ट इंग्लिश बोलना सीखना। टेंस हो या और जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन सबको सीखने का हमारा यही मकसद है। हम इन टॉपिक्स को, ये टेंसेस को या इनके रूल रेगुलेशन को इसलिए नहीं सीख रहे कि इनको सीखना है, बल्कि इसलिए सीख रहे हैं कि इनकी जरूरत है हमें इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। तो हम जो हमारी डेली बोलचाल में जो सेंटेंसेस यूज करते हैं उन सेंटेंसेस में वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको ट्रांसलेट करने के लिए या जिनको इंग्लिश में बोलने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स की जरूरत है। तो वो सेंटेंसेस को पहचानना है हमें। तो चलो पहचानते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं हम, मैं मंगलवार तक मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूंगा। अब देखिए, मैंने पिछली जो 2 क्लासेस हुई है हमारे फ्यूचर टेंस की क्लासेस में आपको समझाया कि सेंटेंसेस में जो फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। उनमें होता है लास्ट का जो एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड, उस एक्शन वर्ड में गा गे गी आता है। यहां पे है प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होऊंगा, गा हो चुका होगा, ये काम कर चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह नहा चुका होगा, वह पहुंच चुका होगा। तो गा गे गी जो लास्ट में एक्शन वर्ड के साथ में गा गे गी आता है तो वो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होता है। ये बहुत बड़ी पहचान है। अब इसके बाद फ्यूचर टेंस के तो 4 काइंड्स हैं, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो फ्यूचर परफेक्ट का कौन सा होगा वो पहचानने वाली बात है। तो यहां पर मैं मंगलवार तक मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर लेना। देखिए, जो हमने परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट की, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी सीखा है, हमने पास्ट परफेक्ट भी सीखा है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब काम पूरा होने की बात हो, फिनिश होने की बात हो, तब वो फिनिश होने की बात हो तो वो परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहां पर भी आप देखिए कि प्रोजेक्ट को पूरा होने की बात कर रहा है कि वो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होगा, और टाइम भी दे रखा है इसमें कि किस पॉइंट, फ्यूचर के किस समय पर, यानी आने वाले समय में किस समय तक, किस समय पर ये काम पूरा हो चुका होगा। तो जब किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर का कोई टाइम दिया हुआ हो, वो टाइम जो अभी नहीं चल रहा है, उस टाइम में काम पूरा होने की अगर बात हो, फिनिश होने की बात हो, तो वो परफेक्ट टेंस में आता है। ये इसका कंसेप्ट है। सेंटेंस में कीवर्ड्स तो हेल्पफुल हमारे लिए होते ही हैं। सेंटेंस का टेंस पहचानने में कीवर्ड्स, जैसे मैं गा गे गी बोल रहा हूं या पूरा होना बोल रहे हैं या समाप्त होना, ये जो वर्ड्स इस तरह के दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखना है, कंसेप्ट जरूर सीखना है, क्योंकि कीवर्ड्स कई बार अलग अलग हो सकते हैं, कई सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट हमेशा एक ही होता है। तो कंसेप्ट क्या है, पूरे सेंटेंस को पढ़ो और पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर उस सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि आने वाले समय में कोई एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम तक कोई भी काम पूरा हो चुका होगा, यानी वो पूरा हो जाएगा, तो वो परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस होता है।
तो जैसे इसमें है मंगलवार तक, अगले मंगलवार तक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होगा। इसी तरह से इसमें देखिए सभी दुकानदार उनकी दुकानों को 5 बजे तक बंद कर चुके होंगे, तो यहां पर भी चुके होंगे, बंद कर चुके होंगे। आगे किया गया तो फ्यूचर है, लेकिन बंद कर देना यानी काम फिनिश कर देना, तो बंद कर देने का काम, और वो भी टाइम दिया हुआ कि किस टाइम तक बंद कर चुके होंगे, तो 5 बजे तक बंद कर चुके होंगे। तो इसमें भी काम के पूरे होने की बात हो रही है और फिनिश होने की, और टाइम भी दिया हुआ है कि इस टाइम तक, आने वाले टाइम तक। थर्ड भी हम देख लेते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले राम जा चुका होगा। अब यहां पे आप देखिए ये जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट के, इसमें मेन जो पहचान है कि काम का पूरा होना है। अब काम जो पूरा होना है उसका साथ में टाइम जरूर दिया होता है कि वो टाइम तक पूरा काम होगा, लेकिन वो टाइम या तो डायरेक्ट टाइम दिया हुआ हो कि ये टाइम तक वो काम पूरा हो चुका होगा, या फिर अब टाइम ना देके एक दूसरा काम बताया हुआ हो कि उस काम के पहले ये पहला वाला काम पूरा हो चुका होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा एक काम को, मेन जो काम होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, उसको पूरा होने का टाइम जरूर दिया होता है। तो या तो टाइम दिया होगा सेंटेंस में, जैसे यहां पे दे रखा है मंगलवार तक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होगा, यहां पे दे रखा है 5 बजे तक दुकानें बंद कर चुके होंगे, और या फिर तीसरे सेंटेंस में जो काम पूरा होने का जो टाइम है वो टाइम ना देके दूसरा काम दिया हुआ है कि उस काम के होने से पहले, यानी दूसरा काम सेकंड एक्शन के होने से पहले फर्स्ट एक्शन पूरा हो चुका होगा। तो या तो सेंटेंस में 2 काम दे रखे या फिर एक टाइम दे रखा। तो यहां पे देखिए मेरे घर पहुंचने से पहले राम जा चुका होगा, मेरे घर पहुंचने से पहले राम जा चुका होगा। तो मेन काम क्या है, राम जा चुका होगा। पहले क्या होगा, राम जा चुका होगा, ये है मेन एक्शन इसका। और लेकिन इसको ये बताने के लिए, इसका टाइम बताने के लिए कि राम जा चुका होगा, लेकिन कब तक जा चुका होगा, उसके लिए उसने दूसरा काम दे दिया। और दूसरा काम दिया है मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी दूसरा एक्शन है मेरे घर पहुंचने से पहले राम जा चुका होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये पहचान होती है हिंदी के सेंटेंसेस की, कि इस तरह के सेंटेंसेस अगर हमें लिखे हुए हो, कहीं पे पढ़ना हो तो हम पहचान जाएंगे, या फिर अगर हमें सुनना हो, सामने वाला इंग्लिश में हमसे बात कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, तो इस तरह भी हम पहचान जाएंगे। या फिर हमें अगर इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है, तभी भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये पहचान होती है सेंटेंसेस की जो फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंग्लिश सेंटेंसेस। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस, ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस which belong to future perfect tense. The main identification of the future perfect sentences is I shall have completed my studies by the next year. As I always tell you that whenever we want to identify the kind of the tense of the sentence, first of all we should look for the helping verb of the sentence and then the form of verb. So here we should look for the helping verb. Here the helping verb is shall have, and the verb is complete, completed. The third form of verb here is used, the completed. तो यही पहचान हमें
जाननी चाहिए और हमें ढूंढनी होती है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, क्या वो सेंटेंस में आई है या नहीं। अगर किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में विल हैव लिखा हुआ है या शैल हैव लिखा हुआ है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें जान लेना चाहिए और कंफर्म हो जाना चाहिए कि यस दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस माय डियर, तो यहां पर आई शैल हैव कंप्लीटेड, यहां पे शैल हैव आया हुआ है और शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट में आता है। तो ये हम यहां पे कंफर्म हो गए। अब आगे हम देखते हैं तीसरा कि अगर टाइम भी दिया हो है कि नहीं एक्शन के फिनिश होने का टाइम। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज बाय नेक्स्ट ईयर, टाइम दिया हुआ है अगले साल तक। तो तीनों कंडीशंस हमारी यहां पे फुलफिल हो चुकी है। एक पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब और तीसरी टाइम डेडलाइन। तो यहां पे तीनों कंडीशन पूरी हो गई है और इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। इसकी ट्रांसलेशन अगर करके देखें तो आई शैल हैव कंप्लीटेड, मैं कंप्लीट यानी पूरा करना, पूरी कर चुका हूंगा माई स्टडी मेरी पढ़ाई को बाय द नेक्स्ट ईयर अगले साल तक, मैं अगले साल तक मेरी पढ़ाई पूरी कर चुका होऊंगा। क्योंकि अब जब हम कंफर्म हो गए थे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का ही सेंटेंस है तो हम अपने आप हमने बोल दिया कि मैं पूरी कर चुका होऊंगा हमने बोला है क्योंकि हम कंफर्म हो गए ट्रांसलेशन के। अगले में देखिए सी विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। अब यहां पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सर्च करना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर, विल हैव, सी तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है, तो वर्ब क्या है यहां पे, रीच्ड, थर्ड फॉर्म है, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। अब हम अगली कंडीशन जो टाइम डेडलाइन की बात है, टाइम दिया है कि नहीं है, तो वो देखते हैं। शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स, बिफोर द सन सेट्स, यानी जो टाइम दिया है वो टाइम डायरेक्ट टाइम देने से के बजाय उन्होंने क्या टाइम दे दिया कि दूसरा एक्शन कि सन के सेट होने से पहले, बिफोर द सन सेट्स। इसका ट्रांसलेशन कर ले, द शी विल हैव रीच्ड, वह, सी यानी वह, विल हैव रीच्ड पहुंच चुकी होगी, रीच यानी पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना। सी विल हैव रीच्ड, वह पहुंच चुकी होगी, होम घर, वह घर पहुंच चुकी होगी, बिफोर द सनसेट्स, सनसेट के पहले यानी सन सूर्य छिपने के पहले। तो ये हमारा इस तरह से पहचान, तीनों कंडीशन ट्रू हो गई है। हेल्पिंग वर्ब भी फ्यूचर परफेक्ट की है, फॉर्म ऑफ वर्ब भी फ्यूचर परफेक्ट की है और साथ में टाइम भी दिया है बिफोर द सनसेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को भी पहचान कर सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। और ये इसका मेन जो यूज है सबसे ज्यादा कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को कैसे पहचाने, वो है अगर कोई हमसे इंग्लिश बोलता है इंग्लिश समझने के लिए, तो इंग्लिश बोलता है तो वो जो बोलेगा तब अगर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस बोलता है तब हम उसको पहचान जाएंगे और माइंड में इंटरनली हमारा माइंड उसको ट्रांसलेट कर देगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखने का अगला जो हमारा स्टेप है प्रोसीजर का, वो है ट्रांसलेशन सीखना। हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं यानी हमारी जो बातों में, हमारी जो डेली कन्वर्सेशन में, हमारी डेली बोलचाल में जो सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के, उनको हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, क्या रूल, क्या हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा ट्रांसलेशन का। तो
ट्रांसलेशन से पहले जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हर टेंस के, सभी टेंसेस के चार तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये जो सेंटेंस है, मैं मंगलवार तक मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूंगा, ये फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे किसी भी काम के होने की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट पूरा हो चुका हो। अगर इस सेंटेंस को मैं बोलूं कि मैं मंगलवार तक ये प्रोजेक्ट यानी मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होगा, तो यहां पे काम पूरा नहीं होने की बात है, नहीं हो चुका होगा। तो ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया। तो जिसमें नहीं हो वो सेंटेंस कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन टेंस उसका वही है अभी भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो टेंस सेम है लेकिन सेंटेंस बदल गया। इसी तरह से अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोला जाए कि क्या मैं मंगलवार तक ये मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा, यानी पूछ रहा है अगर सामने वाले से, तो अगर इंटेरोगेट किया जाए, पूछा जाए, तब ये जो सेंटेंस है वो कौन सा बन जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोला जाए, क्या मैं मेरा प्रोजेक्ट मंगलवार तक पूरा नहीं कर चुका होगा, तो इसमें पूछ भी रहा है, क्या भी बोल रहा है और नहीं भी बोल रहा है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। टेंस वही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि टेंस और सेंटेंस में फर्क करना सीखिए। टेंस तो जो बताता है सेंटेंस के बारे में कि ये काम कब हुआ था, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हुआ है, या हो पास्ट के बीते हुए समय में हो चुका था, या आने वाले टाइम में होगा। तो टेंस जो होता है वो तो सेंटेंस का टाइम बताता है कि कब हुआ था, और जो सेंटेंस जो होता है वो काइंड ऑफ सेंटेंस वो ये बताता है काम हुआ है या नहीं हुआ, या फिर काम के होने के बारे में पूछ रहा है या नहीं, इंटेरोगेट कर रहा है या कोई काम के बारे में बता रहा है या मना कर रहा है। ये तो इस तरह से अब हम ट्रांसलेशन सीखते हैं। चारों तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो सेंटेंस होते हैं हर तरह के सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है। वो मैं लिखता हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब या तो विल हैव आएगी और या फिर शैल हैव आएगी, और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में टाइम दिया होता है। टाइम कि किस समय तक ये काम पूरा हो चुका होगा, टाइम दिया हुआ होता है। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से एक, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आता है टाइम। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अगर यही सेंटेंस हम ले लेते हैं, मैं मंगलवार तक मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है। हिंदी में जो सेंटेंस होता है उसमें काम करने वाला कौन है, एक्टर कौन है, एक्शन करने वाला कौन है, वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें प्रोजेक्ट पूरा करने वाला कौन है? मैं यानी आई। तो यहां पे आई आ जाएगा, और आई के साथ में शैल हैव आएगा। हमने पहले ही बता चुके हैं, आई शैल
हैव। और फिर आएगी वर्ब। वर्ब यानी एक्शन, कार्य। तो कार्य है पूरा करना, प्रोजेक्ट पूरा करना, पूरा करना। तो पूरा करने को क्या बोलते हैं? कंप्लीट। तो कंप्लीट। तो थर्ड फॉर्म लिखनी है हमको, तो थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीट का कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट यानी एक्शन हो तो रहा है पूरा करने का, लेकिन क्या पूरा होने की बात कर रहा है? प्रोजेक्ट पूरा होने की बात कर रहा है। मेरा प्रोजेक्ट यानी माय प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट। और इसके बाद में टाइम। तो टाइम यानी किस टाइम तक पूरा होने की बात कर रहा है? तो वो किस टाइम तक? मंगलवार तक, टिल ट्यूसडे, टिल ट्यूसडे। तो इस तरह से यहां पे माय डियर फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम दिया हुआ होता है। अब यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो टाइम है वो मैं आपको अभी सिखाया मैंने कि टाइम या तो एक फिक्स टाइम दिया होता है, डायरेक्ट टाइम, या फिर टाइम के बजाय वो दूसरा एक्शन दे देता है कि उस दूसरे एक्शन के पहले पहला एक्शन पूरा हो चुका होगा। यहां पर जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले राम जा चुका होगा, तो इसको मैं ट्रांसलेट करता हूं यहां पर। तो यहां पे जो एक्शन पहले हुआ है, हमेशा जब दो एक्शन दे रखे होते हैं इस तरह से, फ्यूचर के दो एक्शन, तो दोनों पूरे हुए होंगे। तो दोनों में जो काम पहले पूरा हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट में आता है, और जो काम बाद में हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब टाइम देने के लिए किसी भी फ्यूचर एक्शन के पूरा होने का टाइम, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। टाइम देगा कि इस टाइम तक काम पूरा हो चुका होगा, तब ही वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा। तो टाइम देने की बजाय वो कई बार एक ही दो सेंटेंस, दो एक्शन दे देता है, एक सेंटेंस में दो एक्शन। अब टाइम के लिए दूसरा जो एक्शन दिया है उसने कि इस काम के सेकंड एक्शन के पूरा होने से पहले फर्स्ट एक्शन पूरा हो चुका होगा। तो जो एक्शन पहले पूरा हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमको लिखना है, और पहले लिखना है, पहले ट्रांसलेट करना है उसको, पहले बोलना है उसको। और जो काम बाद में हुआ है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करेंगे। ये मैं करके बताता हूं अभी। जैसे इसको मेरे घर पहुंचने से पहले राम जा चुका होगा, तो काम पहले क्या हुआ है? राम जा चुका होगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो राम जा चुका होगा का सब्जेक्ट क्या है? राम। राम, और राम क्योंकि किसी का नाम है तो हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया कि नाम अगर हो, जैसे नाम तो विल हैव आएगा, राम विल हैव। उसके बाद में आती है वर्ब। वर्ब यानी जाना, जा चुका होगा, जाना, विल हैव गॉन, यानी जाने को गो बोलते हैं, तो थर्ड फॉर्म गॉन। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं। अब टाइम यानी उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद टाइम, तो टाइम के लिए इसने क्या दिया है? मेरे घर पहुंचने से पहले, दूसरा काम दे दिया, मेरे घर पहुंचने से पहले। तो पहले यानी कनेक्टर है यहां पे, बिफोर। बिफोर ये कनेक्टर है दूसरे एक्शन को लिखने या बोलने से पहले हम बिफोर लिखते हैं, बीच में। फर्स्ट एक्शन हमारा हो चुका है, फ्यूचर परफेक्ट वाला एक्शन हमने ट्रांसलेट कर दिया है। अब दूसरा जो एक्शन है उसको ट्रांसलेट करने से पहले क्या लिखेंगे हम? बिफोर। अब दूसरा एक्शन क्या है? मेरे घर पहुंचने से पहले। तो मेरे घर पहुंचने से पहले में सब्जेक्ट क्या है? मेरा, यानी बिफोर आई। और पहुंचना, बिफोर आई रीच होम, बिफोर आई रीच होम। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट हम सीख चुके हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, फिर
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने भी ऐसा लिखा है, सब्जेक्ट है आई, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पहुंचना तो रीच, और होम ऑब्जेक्ट, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे यानी आई। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स ये ट्रांसलेट होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने दोनों ही तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आपको ट्रांसलेट किया है। एक तो वो सेंटेंस जिसमें टाइम डायरेक्ट दे रखा है, मंगलवार तक ये काम पूरा हो चुका होगा, और एक वो सेंटेंस जिसमें टाइम देने की बजाय दूसरा एक्शन दे दिया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश लिखते हैं, और फिर विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम। टाइम होता है, टाइम। तो नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर और अफर्मेटिव के में फर्क इतना सही है कि नेगेटिव में नॉट भी आ जाता है विल हैव के बीच में। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका कि अगर हेल्पिंग वर्ब, किसी भी टेंस के अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलके बनी है तो नॉट उनके बीच में आता है। तो यहां पे विल हैव और शैल हैव दो वर्ड है तो नॉट बीच में आएगा। तो सब्जेक्ट और फिर विल हैव के बीच में नॉट, तो ये हो जाएगा विल नॉट हैव, या फिर शैल नॉट हैव आएगा। दोनों में से एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम पूरा होने का टाइम, समय दिया हुआ होता है। तो अब अगर मान लो हम इसी को ले लें, मैं मंगलवार तक मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूंगा, या फिर अब की बार हम सेकंड को ले लेते हैं, सभी दुकानदार उनकी दुकानों को 5 बजे तक बंद कर चुके होंगे। इसका नेगेटिव अगर करें तो सभी दुकानदार उनकी दुकानों को 5 बजे तक बंद नहीं कर चुके होंगे, नहीं कर चुके होंगे। तो ये नेगेटिव बन जाएगा, नहीं कर चुके होंगे। तो अब इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ऑल द शॉपकीपर्स, ऑल द शॉपकीपर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में या तो विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव। तो ये थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम, तो विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। और उसके बाद में फिर आता है वर्ब, यानी वर्ब क्या है इसमें, बंद कर देना, बंद कर देना। तो बंद करने को क्या है, क्लोज या शट। तो ऑल द शॉपकीपर्स विल नॉट हैव क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्या क्लोज करने की बात की जा रही है यहां पे, उनकी दुकान, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, दुकान है, उनकी दुकान है। क्लोज्ड देयर शॉप्स, उनकी दुकानों को, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में हमको लिखना है टाइम। भाई किस टाइम तक दुकानों के बंद करने की बात कर रहे हैं वो, तो किस टाइम तक, 5 बजे तक, 5 बजे तक, बाय 5 o'clock, till 5 o'clock, by 5 o'clock. All the shopkeepers will not have closed their shops by 5 o'clock. तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सिर्फ नेगेटिव और अफर्मेटिव में जैसे मैं बता रहा हूं कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नॉट का फर्क आता है, यानी विल नॉट, विल हैव के बीच में नॉट आ जाता है, दैट्स ऑल। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस
का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो या तो विल या फिर सेड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा यहां पे है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम और फिर इंटेरोगेटिव सिंबल। अब यहां पे देखिए आप, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से पहले, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बनी हो तो सिर्फ पहला वर्ड ही आगे आता है, यानी विल हैव का विल ही आएगा और शैल हैव का शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट और हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये होता है। तो अगर ये हम इसको सभी दुकानदार उनकी दुकानों को 5 बजे तक बंद कर चुके होंगे, इसको अगर ट्रांसलेट करें तो क्या सभी दुकानदार उनकी दुकानों को 5 बजे तक बंद कर चुके होंगे। तो ये इसमें देखिए आप, हिंदी का जो सेंटेंस है इसमें क्या वर्ड पहले आ गया, क्या सभी दुकानदार उनकी दुकानों को 5 बजे तक बंद कर चुके होंगे। तो जब क्या वर्ड सबसे पहले आ जाए हिंदी के सेंटेंस में तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर ध्यान दें आप, समझें इसको, तो इस सेंटेंस का अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव किसी से पूछा जाए तो सामने वाला जिससे पूछा जा रहा है वो या तो हाँ में जवाब देगा या फिर ना में जवाब देगा, तो या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। तो ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या वर्ड सबसे पहले आए और जिसका एक्सपेक्टेड आंसर यस या नो में हो, उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताया कि विल या शैल दोनों में से पहले एक आएगा। तो अब इसको ट्रांसलेट करें हम, तो ट्रांसलेट के लिए सभी दुकानदार थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो विल ऑल द शॉपकीपर्स, ऑल द शॉपकीपर्स। फिर इसके बाद में हैव के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब क्या है, बंद कर देना, तो क्लोज्ड, और फिर है ऑब्जेक्ट, क्या बंद करने की बात कर रही है, उनकी दुकानों को, देयर शॉप्स, और फिर उसके बाद में आता है टाइम। तो किस टाइम तक बंद करने की बात कर रहे हैं, 5 बजे तक, बाय 5 o'clock, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। तो ये इस तरह से ट्रांसलेट होता है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, और हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड ही पहले आया था, है नहीं आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम। ये इस तरह से। अब जैसा मैं हमेशा आपसे बताता हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो ये जिसमें क्या पहले आया है सबसे पहले, और फिर इसका जो आंसर है वो यस या नो में होगा। एक वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में नहीं होता, बल्कि उनका जो आंसर के लिए कुछ बोलना पड़ता है। अब वो जो होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनका जो यूज करना पड़ता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, whom, whose,
उनका यूज करना पड़ता है। तो ये मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पिछले जो वीडियोस हैं, अब तक के जितने वीडियोस हैं, उन हर वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है कि WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनका यूज कैसे किया जाता है, उनके सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इसका सेपरेट वीडियो भी है WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उसके लिए, और बाकी हर टेंस की क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह के डिटेल से समझा रखा है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखें वहां पर जाकर के। अब अगला जो हमारा जो सेंटेंस है यहां पे है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको लिख देता हूं। विल, शैल, सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में तो देखिए विल पहले आया था या शैल पहले आया है, और हैव सब्जेक्ट के बाद गया। यहां पर भी ऐसा ही है, विल या शैल में से एक पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और हैव बाद में गया, लेकिन हैव से पहले नॉट भी आ गया क्योंकि ये नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है। और फिर बाद में सेम ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में टाइम। तो अगर हम इसी सेंटेंस को ले लें, सभी दुकानदार, क्या सभी दुकानदार, क्या। अब इसमें एक सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी है जो उसको भी मैं लिख देता हूं। वांट या फिर शेंट, फिर सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम। ये आप समझ ही गए होंगे क्योंकि अब तक की क्लासेस में, हर क्लास में हम ये अच्छी तरह से समझाते आ रहे हैं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, दो तरह के। एक जिसमें नॉट बाद में अलग से बोला जाता है, और एक जिसमें नॉट को हम स्टार्टिंग में जो हेल्पिंग वर्ब का जो वर्ड है उसी के साथ कंबाइन करके बोल देते हैं। तो दोनों तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है वो मैं आपको लिख देता हूं। क्या सभी दुकानदार उनकी दुकानों को 5 बजे तक बंद कर चुके होंगे। तो यहां पर देखिए, क्या सभी दुकानदार उनकी दुकानों को 5 बजे तक बंद नहीं कर चुके होंगे। दुकानों को 5 बजे तक बंद नहीं भी आ जाएगा इसमें, नहीं कर चुके होंगे। तो ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से, सबसे पहले जो पहला स्ट्रक्चर था हमारा ये वाला, जिसमें नॉट बाद में अलग से है, इसके हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। तो विल सबसे पहले आ जाएगा, विल, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सभी दुकानदार, विल ऑल द शॉपकीपर्स, विल ऑल द शॉपकीपर्स। फिर आगे नॉट हैव, और फिर है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्लोज्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, देयर शॉप्स,
उसके बाद में फिर टाइम, तो टाइम क्या है 5 बजे तक, बाय 5 o'clock, और लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल। अब ये तो हुआ हमारा इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेशन, जिसमें नॉट हमने बाद में हैव के साथ, और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हम नॉट को बाद में बोलने के बजाय साथ में ही बोल सकते हैं, तो फर्क कुछ भी नहीं है। यहां पे आप विल नॉट को वॉन्ट बोल देंगे, वॉन्ट पूरा एज किया जाएगा, फिर ऑल द शॉपकीपर, फिर नॉट तो हमारा आ ही चुका, अब सीधा हैव क्लोज्ड देयर शॉप्स बाय 5 o'clock। दोनों ही सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होते हैं, सही होते हैं। कोई सा भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, चाहे हम नॉट बाद वाला या फिर ये वाला। स्पोकन में जनरली हम ये वाले शॉर्ट वाले को ज्यादा यूज करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैंने जो हमारा WH फैमिली के जो वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। आप उस क्लास की वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। तो वो आप जरूर देखें, यहाँ पे हमने बता ही दिया है। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखने के लिए जो प्रोसीजर है, जो हमारे स्टेप्स हैं, उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज सीखा है, हमने हिंदी के सेंटेंसेस की पहचान करनी सीखी है, इंग्लिश के सेंटेंसेस की पहचान करनी सीखी है, और फिर हमने ट्रांसलेशन करना सीखा है। ट्रांसलेशन के बाद में अब हमारा आता है कि जो एकेडमिक एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनमें ब्लैंक्स आते हैं उनको कैसे फिल किया जाए, वो अभी हम सीख लेते हैं। तो यहां पर हम एग्जाम से रिलेटेड लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल। इस तरह से वी डैश कंप्लीट, फिर आप आगे लिख लो आवर कोर्स, और फिर हम लिख सकते हैं बाय द एंड ऑफ by the end of जनवरी। अब आप देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें हमने क्या किया है, यहां पर ब्लैंक दे दिया और फिर एक वर्ब दी हुई है, वो भी डाली हुई है हमने ब्रैकेट के अंदर, और फिर पूरा सेंटेंस हमने दे दिया। अब पैराग्राफ जो आता है, पैराग्राफ को जो स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ पास्ट टेंस में पूरा चल रहा है। अगर स्टार्टिंग पास्ट से हो रखी है तो वो पास्ट में जाएगा पूरा, अगर प्रेजेंट से स्टार्टिंग हो रही है तो पूरा प्रेजेंट से जाएगा, और फ्यूचर से हो रखी है तो फ्यूचर में जाएगा। लेकिन हमेशा 100% ऐसा नहीं होता, तकरीबन मैं बोल रहा हूं बीच में भी कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं या फिर जो यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड होते हैं, उनका टेंस कुछ भी हो सकता है। तो अगर हर इंडिविजुअल सेंटेंस को भी हमें बड़े ध्यान से समझना होता है, पढ़ना होता है। अगर कोई इंडिविजुअल सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड अगर आता है तो वो कैसा होगा और उसको आप कैसे फिल करेंगे वो आप देखिए। वी डैश कंप्लीट, रफ ट्रांसलेशन करते हैं, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि फिल करने से पहले एक रफ ट्रांसलेशन कर लो। कंप्लीट यानी पूरा करना, आवर कोर्स यानी हमारा कोर्स, वी यानी हम, पूरा करना हमारा कोर्स बाय द एंड ऑफ जनवरी। एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के अंत तक, बाय द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी बाय द एंड ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर और लिख देते हैं यहां पर ताकि फ्यूचर का टाइम कंफर्म हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बाय द एंड ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर,
तो यहां पे आपको देखिए सेंटेंस को पहचानने के लिए मैंने बोला है तो हेल्पिंग वर्ब होती है या फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या फिर टाइम। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब की जगह तो ब्लैंक, फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में डाली हुई है, कोई सी भी फॉर्म आ सकती है। तो तीसरी कंडीशन क्या होती है, वो दिया होता है टाइम वर्ड, यानी पूरे सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड जरूर होगा जो आपको टाइम बताएगा और उस टाइम से रिलेटेड ही उसकी एक्सपेक्टेड ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। तो यहां पर बाय द एंड ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर, ये टाइम है कि अगले साल जनवरी के आखिरी तक हम हमारा कोर्स पूरा कर चुके होंगे। तो यहां पर जब हमको नेक्स्ट ईयर का जो टाइम दिया हुआ है और उसी से हम यहां पे समझ जाएंगे कि आने वाले टाइम की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर का ही हुआ ना। और फिर अगर इसको यहां पे आप देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे आप बोलेंगे कि फ्यूचर भी कौन सा फ्यूचर, भाई फ्यूचर तो 4 है तो कौन सा फ्यूचर, तो आप एक्सपेक्टेड ट्रांसलेशन करके देख लो। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये अगली साल जनवरी के एंड तक हम हमारा सिलेबस पूरा करेंगे, हो सकता है पूरा करेंगे, हो सकता है तो आप लिख देंगे। अगर कर रहे होंगे ये भी सूटेबल है, कर चुके होंगे, इनमें से कौन सा बेस्ट सूटेबल है, तो बेस्ट सूटेबल आपको जो पैराग्राफ होता है उसमें जो सेंटेंस होते हैं वो एक चेन में होते हैं और चेन में होते हैं तो उनमें करेक्ट उसका जो फ्लो होता है ट्रांसलेशन का वो पता चल जाता है एक के बाद एक का। तो इनमें से कौन सा परफेक्ट ट्रांसलेशन बैठेगी, यहां पे अगर हम ट्रांसलेशन करें तो फ्यूचर इंडेफिनेट का भी सही बैठ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनेट का हम करेंगे, कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। तो अगर यहां पे फ्यूचर इंडेफिनेट का बेस्ट बैठता है वहां के हिसाब से तो फ्यूचर इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब भर देंगे, कंटीन्यूअस की बैठता है कंटीन्यूअस की, यहां पे हम क्योंकि परफेक्ट सीख रहे हैं तो परफेक्ट के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहां पे वी शैल हैव कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स, हम पूरा कर चुके होंगे हमारे कोर्स को बाय द एंड ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर, जनवरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल की जनवरी के एंड तक हम हमारा कोर्स पूरा कर चुके होंगे। तो इस तरह से जो सेंटेंस होता है इंडिविजुअल सेंटेंस, उस इंडिविजुअल सेंटेंस में आपको टाइम जरूर दिया होगा फ्यूचर का, और फ्यूचर का जब टाइम दे तो आप ये समझ जाइए कि फ्यूचर टेंस का है। लेकिन फ्यूचर टेंस में भी कौन सा फ्यूचर का है, वो पूरे जो पैराग्राफ के जो सेंटेंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो कनेक्शन में आपको जब ट्रांसलेशन करते चले जाएंगे तब हमको पता चलता है कि इंडेफिनेट से यहाँ पे बेस्ट ट्रांसलेशन हो रही है या कंटिन्यूअस से बेस्ट हो रही है या परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो ये इस तरह से हम इसको गैप्स को फिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं यहां पर जैसे अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि यू, फिर डैश में दे दूंगा, फिर यहां पे लीव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में मान लो डाली हुई है, और फिर फॉर, फिर यहां पे लिख दिया मैंने बाय दिस टाइम टुमारो। अगर मैं सेंटेंस इस तरह से देता हूं और जब इस तरह का कोई सेंटेंस आता है जैसे यू डैश लीव फॉर लंदन बाय दिस टाइम टुमारो, तो अब यहां पे आप देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ, ब्लैंक दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, पता नहीं कौन सी फॉर्म आएगी। तो यहां पे पहले तो रफ ट्रांसलेशन करते हैं, यू यानी तुम, लीव यानी छोड़ना, फॉर लंदन लंदन के लिए छोड़ना या लंदन के लिए जाना, बाय दिस टाइम इस समय तक, टुमारो कल। तो ये कब की बात कर रहा है, देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, जो टेंस को पहचानने के लिए कंडीशन होती है हेल्पिंग वर्ब की वो भी नहीं है।
फिर होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, वो भी यहां नहीं है। तो तीसरी कंडीशन क्या बची? टाइम। तो यहां पर टाइम क्या दिया हुआ है? बाय दिस टाइम टुमारो, इस समय तक, कल इस समय तक, वो दिया हुआ है। तो कल इस समय तक, बाय दिस टाइम, तो ये फ्यूचर परफेक्ट, इस समय तक। तो जब इस समय तक दिया हुआ हो तो वो पूरा होने की बात करता है कि इस समय तक काम पूरा हो चुका होगा। तो यहां पे अगर हम कंफर्म हो गए कि फ्यूचर परफेक्ट है, देखिए ट्रांसलेशन से पता, बाय जब आ जा रहा है आपका बाय, और यहां पर भी बाय आया था, बाय द एंड ऑफ, फर्स्ट में भी बाय द एंड ऑफ जनवरी, यानी जनवरी तक, बाय द जनवरी। और अगर यहां पे आ जाता इन द जनवरी, इन जनवरी, तो फिर यहां पे अलग मीनिंग होता है। यहां पे है बाय यानी उस टाइम तक। तो यहां पे उस टाइम तक के लिए फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए यू विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लीव का, हो जाएगा लेफ्ट। यू विल हैव लेफ्ट, लीव का थर्ड फॉर्म, ये लीव था, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है फॉर लंदन, आप लंदन के लिए जा चुके होंगे, बाय दिस टाइम, इस समय तक, कल, यानी कल इस समय तक आप लंदन के लिए जा चुके होंगे, यानी काम पूरा हो चुका होगा। यही तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर काम पूरा होने की बात आए कि इस समय तक पूरा हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट, और अगर टाइम दे रखा होगी इस समय काम चल रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाता है। और अगर चलने की ना हो कि इस समय काम होगा, पूरा होगा नहीं लेकिन काम होगा, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स हम फिलअप्स को फिल कर सकते हैं, गैप्स को फिल कर सकते हैं। और आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा, और आप एक बार दो बार और इस को पूरी क्लास को रिवाइज करें, इसको बार बार चलाएं, बार बार वीडियो को देखें, ताकि और ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और सबसे बड़ा जो मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है, इसका कंसेप्ट को समझना है और फिर उसको यूज करना है, उसको अपने डेली बोलचाल, डेली जो कन्वर्सेशन है, डेली जो टॉकिंग है, उसमें यूज करने की कोशिश करें। छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखें। इस तरह से अपने आप माइंड में आप सेंटेंसेस को फ्रेम करो कि यस, ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट का है, अपने आप माइंड में बनाओ और उसको बोलो। दो तीन छोटे छोटे, जितने छोटे सेंटेंस होते हैं अपने आप बोले, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप बोले 3 4 5 सेंटेंस। उसके बाद में जब आपको बोलना आ जाता है, थोड़ा सा टंग आपकी सांस देने लग जाती है, तब आप जो फ्लुएंसी जब बन जाती है, तब आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड के साथ या किसी के साथ बोले, फिर आप बाहर के किसी मेंबर के साथ बोलना स्टार्ट करें। धीरे धीरे जो भी आप टॉपिक सीख रहे हैं, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, उन टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस में लाएं। प्रैक्टिस में लाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस दोनों ही चीज मिल करके आपको एक अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, और अगले जो हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।